आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मिस्टर रजत, आज आपकी पहली बुक रिलीज होने जा रही है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? रिपोर्टर ने स्टेज पर बैठे शख्स से सवाल किया। मैं बचपन से ही लेखक बनना चाहता था और हमेशा से ही सोचता था कि कुछ अलग लिखूं, और आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। जैसे ही उस शख्स ने जवाब दिया, पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। उस शख्स का नाम था रजत जायसवाल, जिसकी आज पहली किताब का प्रमोशन था और अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने आए थे। सर, आपकी इस पहली बुक का नाम है वैम्पायर इंसान से शैतान। तो क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में वैम्पायर जैसी भी कोई चीज़ होती है? दूसरे रिपोर्टर ने सवाल किया। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में भगवान के साथ साथ शैतान, भूत प्रेत, पिशाच भी होते हैं। वैम्पायर भी इसी दुनिया का एक हिस्सा है, रजत ने जवाब दिया। क्या आपने कभी वैम्पायर को देखा है? अगले रिपोर्टर ने सवाल किया। हाँ, मेरा मतलब नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है, रजत ने जवाब दिया। सर, आज आपकी बुक रिलीज़ होने जा रही है, तो क्या आप हमें अपनी बुक के बारे में कुछ बताएंगे? मतलब इसकी कहानी के बारे में? अगले रिपोर्टर ने सवाल किया। ठीक है, मैं आप लोगों को इस बुक के बारे में बताता हूँ, रजत ने कहा और फिर बताने लगा। वैम्पायर यानी खून पीने वाला पिशाच। वैम्पायर अपनी प्यास इंसानों का खून पीकर बुझाते हैं। ये हम इंसानों की तरह ही नॉर्मल जीवन जीते हैं, लेकिन जब भी ये अपने सामने खून देखते हैं तो इनके अंदर का पिशाच जाग जाता है। खून पीने से इनकी शक्तियाँ बढ़ती है और ये खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं। इनकी उम्र कम नज़र आती है। इस बुक में मैंने एक वैम्पायर की कहानी लिखी है, जिसकी प्यास एक दिन उसके अपने प्यार को मारने के लिए ही उसे मजबूर कर देती है, और वो फिर हमेशा के लिए ही कैद हो जाता है। रजत ने जवाब दिया। सर, आप थोड़ी कहानी भी बताइए ताकि हम लोगों को इंटरेस्ट आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक को ख़रीदें। रिपोर्टर ने कहानी सुनाने की रिक्वेस्ट की। ठीक है, फिर सुनिए। रजत कहानी सुनाने लगा। कॉलेज के 5 दोस्तों का ग्रुप मनाली के लिए एक ट्रिप प्लान करता है और वो तय समय के अनुसार मनाली निकलता है, जिसमें अमित, रंजन, पंकज, गौरी और आरती थे। ये पांचों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। इन लोगों ने मनाली पहुंचकर अपने रूम बुक किए और सोने चले गए। अमित और गौरी दोनों प्यार में थे, मतलब कि उनकी शादी होने वाली थी, इसलिए वो दोनों एक ही रूम में रुके और बाकी सब अलग अलग। अगले दिन उन सब ने मनाली घूमा और शाम को अपने रूम पर लौट आए। रात को होटल में खाना खाने के वक्त होटल के वेटर से कांच नीचे ज़मीन पर गिर गया और उसके हाथ में चोट लग गई, जहां से खून निकलने लगा। उस वेटर के खून को देखकर उन पांचों में से एक के शरीर के अंदर अचानक से हलचल होने लगी और वह अपने बड़े बड़े दांतों को बार बार अंदर बाहर करने लगा। उसका शरीर खून पीने के लिए मचलने लगा। ये सब उसके साथ पहली बार हुआ था। इससे पहले कभी भी खून देखकर उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। वो वहाँ से उठकर बाहर खुली हवा में आ गया, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी खून में ही था। खाना खाने के बाद बाकी सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात के करीब 11 बजे के आसपास उस होटल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर सब उठकर बैठ गए। गौरी की आंख खुली तो उसने देखा कि अमित चुपचाप बिस्तर पर बैठा है। उसने चिल्लाते हुए कहा, अमित, अमित, तुमने वो आवाज़ सुनी? अमित ने खुद के मुंह को दूसरी तरफ करते हुए कहा, हाँ गौरी, सुनी होगा कोई, तुम परेशान मत हो, सो जाओ, मैं ज़रा वॉशरूम होकर आता हूँ। अमित इतना बोलकर
वॉशरूम की तरफ चला गया। अगले दिन सुबह पता चला कि जिस वेटर से कांच टूटा था वो आज मरा हुआ मिला है और उसके गले में दोनों किले दांतों के निशान थे और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसका सारा खून पी लिया हो। यार, तुम लोगों ने सुना उस वेटर की मौत हो गई यार। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी वैम्पायर ने मारा हो, पंकज ने घूमते हुए कहा। वो लोग आज फिर से मनाली घूमने आए थे। वैम्पायर? ये क्या होता है और तुम्हें कैसे पता कि उसे वैम्पायर ने ही मारा है? आरती ने सवाल किया। वैम्पायर खून पीने वाले पिशाच होते हैं जो इंसानों का खून पीते हैं। मैंने काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में, पंकज ने जवाब दिया। हाँ, वैसे ही ना जैसे आरती तुम्हारा पीती है, रंजन ने कहा और फिर हंस पड़ा। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी हंस दिए और पंकज शांत हो गया। पंकज, क्या वाकई में वैम्पायर होते हैं? गौरी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। वैम्पायर वगैरह कुछ नहीं होते, अब जल्दी होटल चलो, बारिश शुरू हो गई है, अमित ने कहा। और फिर वो लोग होटल वापस आ गए। खाना खाने के बाद वो लोग फिर से अपने अपने कमरों में सोए हुए थे कि अचानक जानवरों के चिल्लाने, कुत्तों के भौंकने और सियारों की तेज आवाज़ें शुरू हो गई। आसमान में बादल घेराए और चारों तरफ अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं था। और फिर से वही दर्दनाक चीख। आज फिर से किसी की मौत आई थी। वो लोग फिर से जाग गए। इस बार अमित अपने कमरे में नहीं था। गौरी ने जब अमित को ढूंढा तो वो उसे छत पर मिला। बाहर जाने पर पता चला कि वो चीख होटल के बगल में रहने वाले एक भिखारी की थी जिसकी किसी पिशाच ने खून पीकर हत्या कर दी थी और उसके गले में भी वही 2 दांतों के निशान थे। अब तो बाकी सबको भी पंकज की बात पर यकीन होने लगा था कि वाकई में वैम्पायर होते हैं। अब उस शहर में हर रोज किसी न किसी की मौत होने लगी थी और साथ ही साथ इन लोगों के वापस आने का टाइम भी हो गया था। कुछ दिनों के बाद ये लोग उस शहर से वापस आ गए और मनाली में मौतों का सिलसिला जैसे बंद ही हो गया। मनाली से आने के कुछ दिनों बाद ही अमित और गौरी ने शादी कर ली, लेकिन अब दिल्ली में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। हर रोज किसी न किसी की मौत होने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक से पंकज की भी मौत हो गई और उसके गले में भी वही 2 निशान थे। फिर एक दिन रंजन और उसके बाद आरती भी मारी गई। कोई नहीं जानता कि इन मौतों के पीछे कौन है सिवाय गौरी के। गौरी अब जान गई थी कि शहर में हो रही सारी मौतों के जिम्मेदार अमित ही हैं। लेकिन अब उसके पेट में अमित का बच्चा पल रहा था। एक रात जब शिकार करने के बाद अमित बाहर से आया तो गौरी दरवाजे पर ही खड़ी थी। गौरी ने उसका वो भयानक रूप देख लिया। जैसे ही अमित ने गौरी को देखा वो अपने इंसानी रूप में आ गया। लेकिन इससे पहले अमित कुछ समझ पाता, गौरी ने एक क्रॉस उसके शरीर में घुसा दिया और बाहर से लाए एक ताबूत में उसे बंद करके अपने घर के बने बेसमेंट में रख दिया और घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ हमेशा के लिए ही वो शहर छोड़ दिया और एक छोटे से शहर में रहने लगी। कुछ महीनों के बाद उसे एक बेटा हुआ, लेकिन वो भी अपने बाप की तरह ही एक वैम्पायर था। लेकिन गौरी ने उसे बहुत अच्छी परवरिश दी और इसलिए उसने आज तक कभी किसी का खून नहीं पिया। पूरी कहानी सुनाने के बाद रजत चुप हो गया और लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। तभी एक रिपोर्टर ने खड़े होकर सवाल किया, मुझे तो आपकी कहानी सच लग रही है। मुझे लगता है आपने वैम्पायर को ज़रूर देखा होगा। रजत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर बोला, आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊं? अमित और गौरी का वो बेटा मैं ही हूँ और मैं एक वैम्पायर हूँ। फिर अचानक से उसका रूप बदलने लगा
और उसकी आंखें लाल स्याह और दांतें बड़े हो गए। उसके इस रूप को देखकर लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। तभी उसने कहा, घबराइए मत, मैंने आज तक कभी किसी का खून नहीं पिया और ना ही कभी पीऊँगा। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं अपने बाप की तरह कभी नहीं बनूंगा। उसकी बातें सुनकर लोगों को यकीन हो गया। उसके बाद उस बुक की सारी कॉपियां बिक गईं और अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडिंग थी, एक वैम्पायर की सच्ची कहानी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। किसी गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो परीक्षा देने के लिए दिल्ली जा रहा था। ठंडी का दिन था, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने भी कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वो दिल्ली पहुंच गया। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वो एक होटल में रहने के लिए सोचा। रात हो गई थी और उसे कहीं भी उसके बजट में सस्ता होटल नहीं मिल रहा था। काफी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। वो उस होटल में एक कमरा बुक किया और जब वो कमरे में गया तो देखा कि कमरे में चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये कमरा काफी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नजरअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पी कर सोने चल दिया। वो जब सो रहा था तो लगभग रात के 2 बजे के करीब उसे किसी के पायल के घुंघरू की आवाज सुनाई दी। गोलू तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने के लिए कि आखिर इतनी रात को किसकी पायल की आवाज सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है, क्योंकि वहां होटल में गोलू और मैनेजर के अलावा और कोई नहीं था। तो फिर ये किस औरत के पायल की आवाज सुनाई दे रही है? गोलू खिड़की पर काफी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी चीज दिखाई नहीं दी। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात गए किसी के पायल की आवाज आ रही है, आपको भी दे रही है क्या? तो इस पर मैनेजर ने कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा और तूफानी हवा एक समान ही लगती है। आप सो जाइए, कोई बात नहीं है। गोलू मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज पहले से भी और ज्यादा तेजी से सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वो बाहर आया तो देखा कि एक काफी लंबी औरत है जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके बाल काफी लंबे थे और उसका चेहरा ढका हुआ था। वो अपने हाथ में एक नारियल लेकर होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज से वो किसी को बुला रही हो। गोलू दौड़कर उसके पास गया कि ये कौन है और इतनी रात गए यहाँ क्यों घूम रही है, लेकिन वो तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। गोलू भी थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि जिस औरत को वो सामने से देखा था वो अब दिख ही नहीं रही थी। गोलू अपने होटल में वापस जाना चाहा, लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज सुनाई देने लगी। गोलू अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वो अपने होटल से इतनी दूर आ गया कि उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रखी है और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। गोलू जब ये सब देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। ये सब नजारा देखते ही उसे डर के साथ साथ रोना भी आने लगा कि अब वो चुड़ैल उसे मार ही डालेगी, क्योंकि उसने
उसकी पायल की आवाज तक यहाँ तक बुलाया है, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे वहां से भाग गया ताकि भूत उसे देख ना ले। लेकिन भूत तो भूत होते हैं। गोलू जैसे ही वहां से भागने की कोशिश किया, वो चुड़ैल अचानक से सामने आ गई और उसके इशारों से अपने अड्डे पर ले जाने लगी जहां पर अपने लाशें रखी हुई थी। गोलू हनुमान जी का जाप करके इतनी तेजी से वहां से भागा कि मानो उसके अंदर किसी शक्ति आ गई हो। भागते भागते वो अपने होटल के पास आ गया। वहां थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अच्छा आदमी है। वो गोलू के पास आकर बोला, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? गोलू ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया कि भाई तुम बहुत ही किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ती। और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफी साल हो गए। गोलू ने उस आदमी की बात सुनी और फिर उसने डर के मारे पूरी बात बता दी। फिर वो आदमी बताने लगा कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ था और उसे मार दिया गया था। लड़की तो मर गई लेकिन उसने किसी को भी नहीं छोड़ा और जो भी रात के समय इस रास्ते से गुजरता है सबको वो अपने कब्जे में ले लेती है और मार डालती है। और कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा, तब ये होटल भी बंद हो गया। गोलू ने जब उस आदमी की पूरी बात सुनी तो वो जोर जोर से रोने लगा। वो भगवान से मनाने लगा कि आज तो वो बच गया मगर अब कभी ऐसी अनजान जगहों पर नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। डोनाल्ड को मनोचिकित्सक डॉक्टर अवस्थी के सामने वाली कुर्सी पर बिठाया गया। डोनाल्ड बुरी तरह से कांप रहा था, मानो उसे बहुत ठंड लग रही हो। फिर वो डर के मारे यहां वहां भी देख रहा था। डोनाल्ड की इस हरकत को अवस्थी ने नोट कर लिया। हवलदार ने डोनाल्ड को जिस कुर्सी पर बिठाया था उसी के हत्थे से उसके बाएं हाथ को हथकड़ी से बांधकर वो गेट के पास खड़ा हो गया। डॉक्टर अवस्थी ने एक और बार डोनाल्ड के केस पेपर देखे। डोनाल्ड पेशे से एक किसान था, मिलनसार और नेक व्यक्ति, करीब 34 साल का उम्र, एक पत्नी, 2 बच्चे जिनमें से एक लड़का और एक लड़की थी। फिर कुछ दिन पहले डोनाल्ड के पड़ोसियों को चीखने की आवाज सुनाई दी। उनके घर से पड़ोसी जब भागते हुए आए तो घर के भीतर का हाल देख सहम उठे। घर में डोनाल्ड के बीवी बच्चों के विभत्स लाश पड़े हुए थे और उनके पास ही डोनाल्ड बेहोश पड़ा था। पुलिस के पूछे जाने पर डोनाल्ड ने तो यही कहा कि उसकी बीवी बच्चों की हत्या उसने नहीं की, बल्कि उसके भीतर का दानव इसमें शामिल था। केस पढ़कर डॉक्टर अवस्थी ने अपने नोटपैड पर लिखा, यह आदमी स्क्रिंजोफ्रेनिया के लक्षण दिखा रहा है। डॉक्टर अवस्थी ने बड़ी नम्रता से डोनाल्ड से कहा, तो मिस्टर डोनाल्ड, आपके हिसाब से आपकी पत्नी और बच्चों को आपने नहीं मारा, बल्कि आपके भीतर के दानव ने ऐसा किया है। क्या आप इस बारे में मुझे कुछ खुलकर बताइएगा? डोनाल्ड कांपती हुई आवाज में बोला, वो मेरे भीतर रहता है। वो एक वेयरवुल्फ है और बड़ा भयानक। बचपन में मुझे एक भेड़िए ने काट लिया था तो मैं बहुत डर गया था। तब उसी के बाद से वेयरवुल्फ का जन्म हुआ। मैं वही हूँ पर मैं नहीं हूँ। हम एक ही शरीर में रहते हैं पर अलग हैं। ये सुन डॉक्टर अवस्थी ने अपने नोटपैड पर लिखा, बचपन में हुई घटना के कारण सदमा, खुद के भीतर एक से ज्यादा व्यक्ति के होने का एहसास, ये दोनों ही DID के लक्षण हैं। तभी डॉक्टर अवस्थी ने कहा, मिस्टर डोनाल्ड, क्या आप उस रात के बारे में बता सकते हैं कि असल में हुआ क्या था? इस पर डोनाल्ड ने कहा, मैं खेतों में काम करके लौटा था, तब शाम होने लगी थी। आगे डोनाल्ड ने बताया, और चांद निकल रहा था।
वो पूरे चांद की रात थी। पूरे चांद को देखकर वो वेयरवुल्फ उग्र और बहुत शक्तिशाली हो जाता है। मैंने गलती से चांद देख लिया और वो बाहर निकल आया। उसने मेरी पत्नी जूलिया को मार दिया और फिर वो बच्चों के पीछे भागा। मैंने कुल्हाड़ी उठाया और उन्हें बचाने भागा, पर वो तब तक उन्हें मार चुका था। मैं बहुत रोया। अपनी कहानी बताकर डोनाल्ड ने डॉक्टर अवस्थी को देखा। डॉक्टर अवस्थी भावहीन मुद्रा लिए कुछ नोटपैड पर लिख रहे थे। उसे देख डोनाल्ड को गुस्सा आ गया और वो बोला, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना? नहीं है ना डॉक्टर अवस्थी? आप इस कमरे की बत्तियां बुझा दें। अभी चांद निकल रहा है, भले वो पूरा नहीं है पर उसे देखकर वो वेयरवुल्फ जाग जाएगा। अभी पर्दे खोल दीजिए, फिर देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा। डॉक्टर अवस्थी ने ये सुना और ठीक वैसा ही करने का आदेश दिया हवलदार को। डॉक्टर अवस्थी डोनाल्ड के भीतर छुपे उस वेयरवुल्फ वाले व्यक्तित्व को भी देखना चाहते थे। कमरे में अंधेरा हो गया और खिड़की के पर्दे हटा दिए गए। डोनाल्ड की कुर्सी को खिड़की के नजदीक रखवा दिया गया। काले आसमान में आधा चांद निकला हुआ था। उसकी चांदनी कमरे में फैल गई। उस चांद को देख डोनाल्ड पूरी तरह से कांपने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसे मिर्गी के दौरे पड़ रहे हों। हवलदार ये देख डोनाल्ड की सहायता के लिए भागा, पर डॉक्टर अवस्थी ने उन्हें रोक दिया। डोनाल्ड अब पूरी तरह से चीखने और चिल्लाने लगा था। उसकी चीख से ऐसा लग रहा था मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। डॉक्टर अवस्थी जानते थे कि भ्रम की दुनिया में रहने वाले मरीजों को इस तरह की नकली दर्द का एहसास होता है, इसलिए उन्होंने अधिक चिंता नहीं जताई डोनाल्ड के लिए। और तभी डॉक्टर अवस्थी के आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। वो दृश्य देखकर डर के मारे वो चीख पड़े। डोनाल्ड का शरीर अचानक ही फट पड़ा। ठीक वैसे ही डोनाल्ड के शरीर को किसी वस्त्र की तरह फाड़ते हुए वो भयानक दैत्य बाहर निकला। करीब 3 मीटर ऊंचा और पहलवान जैसा सुडौल शरीर वाला भयानक वेयरवुल्फ। डॉक्टर अवस्थी और हवलदार ये बिल्कुल समझ नहीं पाए कि डोनाल्ड के तिगुने आकार का ये राक्षस उसके अंदर कैसे छुपा रहा। हवलदार ने अपनी बंदूक उठाई और उस पर तान दी। वो वेयरवुल्फ उन्हें देख बिल्कुल भयभीत नहीं हुआ, बल्कि उन्हीं पर टूट पड़ा। डॉक्टर अवस्थी तो अपनी जगह पर जड़ हो गए थे खौफ के मारे। हवलदार ने वेयरवुल्फ पर गोलियां दागी, पर उसका ज्यादा असर नहीं हुआ। उसने एक और वार में उन दोनों हवलदारों को आधा काट दिया और फिर उन्हें उठाकर खाने लगा। तभी किसी सांप की केचुली की तरह जमीन पर पड़ा डोनाल्ड जाग उठा। उसका शरीर पहले की तरह चपटा नहीं रहा और वापस से सामान्य आदमी बन गया। वेयरवुल्फ को देख वो डॉक्टर अवस्थी से बोला, देखा डॉक्टर, देखा मैंने अपने बीवी बच्चों को नहीं मारा था। चपटा होने के कारण डोनाल्ड के हाथ उस हथकड़ी से आजाद हो गए थे। फिर वो वेयरवुल्फ की तरफ कूदा और उसकी पीठ पर चढ़ गया। काफी समय तक उन दोनों के बीच जद्दोजहद चलती रही। डॉक्टर अवस्थी आंखें फाड़े बस उन्हें देखता रहा। तभी अचानक डोनाल्ड दोबारा से फटा और वो वेयरवुल्फ उसी में समा गया। वो वेयरवुल्फ लुप्त हो गया और डोनाल्ड बेहोश होकर गिर पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।